हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी इजू राइट। दोस्तों, मेरा नाम है अनिल एंड आई एम ए बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम IIT BHU वाराणसी। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में जनवरी 2026 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखा था। जितने भी पूछे थे आई गेस 14 क्वेश्चन थे जो हमने देखे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक से। एंड आज हम लोग जो बात करेंगे वो 2019 टू 2025 तक के PY के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के, जिसमें सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे ना। और इसमें कुछ टॉपिक होंगे जिनसे क्वेश्चन हमने कम लिए हैं, कुछ टॉपिक होंगे जिनसे ज़्यादा लिए हैं। अब ज़्यादा जिनसे क्वेश्चन लिए हैं उससे एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 3 टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है बोहर मॉडल, दूसरा डुअल नेचर ऑफ मैटर्स और तीसरा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इन 3 टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा जाता है। और 2026 में भी अभी जो जैन में पेपर हुआ उसमें भी ये पूछा गया, और ये JEE मेंस में भी पूछा जाता है और एडवांस में भी उतने ही अमाउंट में ये पूछा जाता है ना। इनकी क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा ही होती है, ठीक है। इसीलिए हमने बेसिक चैप्टर से शुरुआत की है और उससे क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोनों चीज़ें हमें बेनिफिट देंगी। एक तुम्हारा बेसिक मजबूत होगा और दूसरा कि हम जो इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लिख लेते हैं ताकि हमें मतलब देख लेते हैं ताकि हमें आगे चलकर काम आए। जैसे एक तो स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग कल देख लिए थे ना पिछले वाले वीडियो में। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं ये देख लिए थे, तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप पिछले वाले वीडियो देख लेना, उससे पता चल जाएगा। दूसरा हम लोग सारे डेफिनेशन देखे थे। आर्यन क्या होता है, मतलब nth सेल है तो उसकी रेडियस कितनी होगी ना, वेलोसिटी कितनी होगी, एनर्जी कितनी होगी ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि इनका बहुत यूज होने वाला है। तो जो हम लोग स्टैंडर्ड याद करते हैं वही देख रहे हैं। n² इसको एंगस्ट्राम में वेलोसिटी है, तो इसको 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड में। एनर्जी तो आपको रटा ही होगा, कितना टोटल एनर्जी होती है -13.6 इंटू Z²/n²। और इसका यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम लोग ने क्या देखा था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या जूल, ठीक है। और क्या देखा था, 1 अर्ग बराबर, वैसे शायद इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें अर्ग्स यूज करें, पर फिर भी देख लेते हैं। 1 अर्ग्स बराबर था शायद 10⁻⁻7 जूल। तो ये सब चीज़ें आप पहले ही लिख कर याद कर लेना। और दूसरी चीज़ जो थोड़ा एटम से रिलेटेड चीज़ें हैं, और तो वो देखते हैं पहले हम लोग क्वांटम नंबर से रिलेटेड। जैसे क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं, 4 N L M और S। तो n की संख्या क्या होती है, वैल्यूज क्या क्या होती हैं, 1 से शुरू होता है, 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक हो सकता है। और n हमें क्या देता है, n हमें साइज बताता है, ठीक है, साइज और एनर्जी ये सब चीज़ें बताता है। l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, l की वैल्यू होती है 0 टू l की वैल्यू 0 टू हाँ 0 टू n-1, बिल्कुल सही, 0 टू n-1 होती है। और ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि ऑर्बिटल का शेप कैसा है, ठीक है। m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, ये -L टू +L जिसमें 0 इंक्लूड होता है। और ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है ना, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में रखा हुआ है। S क्या बताता है, ये हमें स्पिन बताता है, इलेक्ट्रॉन कैसा स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ±½ होती है। बस इतनी चीज़ें हम लोग ऊपर ही मोस्टली यूज कर रहे होंगे ना। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने मेंशन कर दिया है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है तो ये 6 अप्रैल 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ऐसे ही मैंने लगभग सारे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ त्रुटि मिल रही हो, एरर मिल रहा हो, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो ना, ऐसे सर्च करके इस डेट का क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेबल्ड एज असर्शन रीजन। हाँ, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि आजकल असर्शन रीजन के क्वेश्चन और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं,
तो मैंने जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले अच्छे मैंने रख दिए हैं। तो असर्शन कह रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इन न्यूक्लियस ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ pm साइज। पहली बात तो ये साइज है तो निगेटिव में नहीं होनी चाहिए ना, अगर ये निगेटिव में दिया है तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, पर ठीक है हम लोग पॉजिटिव मानकर करते हैं, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, पर माइनस दिया होगा तो पक्का गलत लगा कर आना, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन ही तो होता है, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन भी नहीं होता, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन था, तो केवल H+ बचा, मतलब प्रोटॉन ही बचा, ठीक है। और कह रहा है कि उसका साइज इतना हो जाता है, तो ठीक है हम देखते हैं प्रोटॉन का साइज कितना होता है। तो हम लोग देखेंगे कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन होता है 0.8 फेम्टोमीटर। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन होता है 0.8 फेम्टोमीटर होता है। अब ये फेम्टोमीटर क्या होता है, 1 फेम्टोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो पीएम में दिया हुआ है तो इसको पीएम में कन्वर्ट करेंगे तो एक पीएम में कितने, एक मीटर में कितने पीएम होते हैं 10⁻⁻12, तो ये कितना आ जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻3, ये पीएम आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 10⁻³ पीएम इसका साइज आएगा, किसका, प्रोटॉन का। तो चूँकि प्रोटॉन का साइज या रेडियस जो है, रेडियस ही साइज बताता है, तो जो ये रेडियस प्रोटॉन का है वो 10⁻³ के आसपास ही है, 1 इंटू 10⁻³ के, तो हम लोग क्या करेंगे इसको लगभग इक्वल मान लेंगे ना उसके अप्रॉक्सीमेटली, तो असर्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो मतलब 1.5 है और इसका हम लोग एग्जैक्ट नहीं निकाले हैं, तो एग्जैक्ट जो ये कैलकुलेशन हम लोग किए हैं ना ये एग्जैक्ट नहीं है, तो लगभग मिलता जुलता इतना ही न्यूक्लियस का रेडियस होता है। रीजन देखते हैं, रीजन क्या बोल रहा है, प्रोटॉन H+ ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। तो हम लोगों को पता है ना जो ये H+ होता है प्रोटॉन, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये कभी जो है फ्री नहीं मिलता है, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही होता है, ठीक है। और इसका कंबाइंड फॉर्म हम लोग देखते हैं ना ये कैसे कंबाइन करता है H3O+, ठीक है, ऐसे मिलता है ये। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो ये पर ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो डी वाला। और मैंने बताया था ना अगर यहाँ माइनस होता तो हम लोग ए गलत मान लेते, आर सही मान लेते, तो सी वाला आंसर आता। तो वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, फिर से असर्शन रीजन का है। कह रहा इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट the electron are ejected from the metal surface as soon as the beam of light, मतलब जो एनर्जी आती है फोटॉन होता है, ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द सरफेस। तो मैं हमने कल भी देखा था ना कोई ऐसा मेटल है, इस पर हम फोटॉन या फिर एनर्जी जो है वो उसका बम्बार्डमेंट करवाते हैं, या बीम ऑफ लाइट जो होती है उसको गिराते हैं सरफेस पर, तो जो सरफेस का इलेक्ट्रॉन होता है सबसे बाहरी सरफेस का, वो इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और इस मेटल का खुद का एक वर्क फंक्शन होता है जो मिनिमम एनर्जी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी बाहर जा पाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब किया और वो कह रहा है कि ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, तो बिल्कुल सही। अगर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है इसके करस्पॉन्डिंग एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती है, अगर इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी का कोई भी फोटॉन यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रॉन अगर उसको इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, किसी काइनेटिक एनर्जी से। तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है when the photon of any energy strikes an electron in the atom, transfer of energy from the photon to the electrons take place। कह रहा है when the any energy, अभी एनी एनर्जी की बात कैसे होगी, अभी तो एक थ्रेशोल्ड की बात हो रही थी ना। अगर इस थ्रेशोल्ड से थोड़ी सी भी कम फ्रीक्वेंसी या एनर्जी का फोटॉन आएगा
तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला है, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए एनर्जी या फ्रीक्वेंसी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसलिए ये वाला केस गलत है ना, रीजन गलत है, क्योंकि एनी एनर्जी नहीं, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो ए करेक्ट है, बी रॉन्ग, आर रॉन्ग है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इतनी, ये काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, कह रहा वेवलेंथ बताओ। तो वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का कोई रिलेशनशिप आपको याद आ रहा है? अगर नहीं याद, मतलब ये रिलेशनशिप बता रहा हूँ मैं, प्रोपोर्शनल नहीं है। वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी का कोई रिलेशनशिप याद आ रहा है ना? तो पहले हम लोग वेवलेंथ और पी में, पी मतलब मोमेंटम, वेवलेंथ और पी में रिलेशनशिप देखेंगे, h/p होता है। ठीक है, अब मैं एक बार के लिए बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये आगे वाले क्वेश्चंस में भी यूज हो रहा होगा ज़रूर कहीं ना कहीं। तो वो देखते हैं हम लोग कि P बराबर क्या होता है। P बराबर होता है, मुझे पता है आप लोगों को आता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। P बराबर होता है mv। तो अब हम लोग P को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो mv बराबर क्या हो गई, mv बराबर हो गया P। तो अब देखो दोनों तरफ जो है हम लोग वही कर देंगे कि हमें काइनेटिक एनर्जी और P मोमेंटम जो होता है, लीनियर मोमेंटम, उसमें हम लोगों को रिलेशनशिप देखना है। तो क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा m² इंटू v²। पर हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, तो हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो और एक m इधर ले आओ, तो ये p²/2m हो जाएगा ना। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, पर ये भी अच्छा मेथड है ना। अब इसकी जगह रख दो क्या, काइनेटिक एनर्जी ना। तो p²/2m इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि p बराबर हो जाएगा √2m ke। ठीक है, तो अब हम लोग देखो, ये जो हम लोगों ने निकाला था h/p वाला रिलेशनशिप, यहीं रख देंगे लेमडा को। लेमडा ये प्रोपोर्शनल नहीं, ये इक्वल है। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/ क्या आ जाएगा, p की जगह क्या रख देंगे, √2m काइनेटिक एनर्जी ना। और हमको दिया है क्या है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, h की वैल्यू दी है, लेमडा निकालना है। तो लेमडा निकाल सकते हैं हम लोग ना। तो मैं सॉल्व कर दूँ, आप लोग कर लोगे? तो मैं ही कर देता हूँ, आप लोग आलस दिखा रहे होगे ना। तो ठीक है, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। तो क्या आया है, लेमडा इक्वल टू h कितना दिया हुआ है, 6.6 इंटू 10⁻34 अपान 2 अंडर रूट में सब कुछ है, 2 इंटू m मास कितना होता है उसका, 9.1 इंटू 10⁻31 और इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, 4.5। ये 9 है, मैंने 9.1 लिख दिया जो रियल वाला होता है। 4.5 इंटू 10⁻, क्या दिया हुआ है, -29, 10⁻−29 है क्या? ठीक है, जो दिया हम लोग एज इट इज यूज कर लेते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो ये देखो, ये 4.5 है और ये 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, ये भी 9 का स्क्वायर। तो लेमडा इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई, अब देखो 9 का स्क्वायर हो जाएगा अंदर, तो कितना आ जाएगा, 81। तो उसको 9 का स्क्वायर ही लिखते हैं क्योंकि बाहर निकालेंगे अभी, और ये दोनों ऐड होकर 60 हो जाएंगे ना। तो ओवरऑल नीचे कितना आ जाएगा, 3 नहीं, 9 ही, 9 इंटू 10⁻³ ना, और ऊपर 6.6 इंटू 10⁻34। अब बताओ, अगर और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.6/9 इंटू 10⁻⁴ और सिंप्लीफाई, 963 3 एंड 9×3 = 27 3 इंटू 10⁻⁴। तो इसको क्या कर लेंगे, 7.33 इंटू 10⁻⁴। तो नियरेस्ट इंटीजर पूछा था, और सॉरी, ये जब हम लोग ये करेंगे, इसको
इधर ले जाएंगे, इसका मतलब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 10⁻⁵ हो जाएगा। और शायद अपने ऑप्शन में भी 10⁻⁵ दिए हैं, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 7 ना, देख लेना एक बार आप लोग। तो 7 आ गया। आगे देखो ये वर्क फंक्शन वाला फिर से आ गया ना, डुअल नेचर के बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो अब ये देखते हैं हम लोग, वैल्यू का वर्क फंक्शन ऑफ दिस फॉर अ फ्यू मेटल्स आर गिवन। कह रहा नंबर ऑफ मेटल्स विच, इन मेटल में से कितने मेटल्स हैं विच सोच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो। अभी हमने देखा था ना कि जिसका वर्क फंक्शन या वेवलेंथ जो है मिनिमम से ज़्यादा होगा। अब ये कह रहा है कि व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना फॉल्स। अब देखेंगे कि इनका वर्क फंक्शन तो दिया हुआ है, मिनिमम इस एनर्जी से ज़्यादा अगर इनका इससे ज़्यादा होगा तो इससे निकल जाएगा, इससे ज़्यादा होगा तो इनसे निकलेगा ना। तो इस वेवलेंथ का जैसे ही हम लोग ये वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो इस वर्क फंक्शन से ज़्यादा अगर ये एनर्जी होगी तो ये एनर्जी लेकर इन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। बात समझ में आई। अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी मिली ये वाली, तो इस कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर ये निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो हम देखेंगे कि पहले इसकी एनर्जी कितनी है। तो जैसे ही हम लोग जो है एनर्जी निकालने आएंगे तो hc/λ से निकालेंगे। और बताओ जब भी लैम्डा नैनोमीटर में दिया हो तो hc की वैल्यू आंख बंद करके 1240 रख लिया करो, ठीक है। ये नैनोमीटर में होता है तो ये 1240 आ जाता है। तो हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3.1। मतलब 3.1 क्या है, 3.1 की एनर्जी लेकर आया है कौन, द नंबर ऑफ मेटल विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर फॉल्स ऑन देम। तो इतने से कम जिसका वर्क फंक्शन होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उस मेटल से। तो किसके किसके हैं, लिथियम के हैं, सोडियम के हैं और पोटेशियम के हैं। तो 3 मेटल ऐसे हैं जिनसे जो है इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और किससे नहीं निकलेगा, मैग्नीशियम के लिए चाहिए मिनिमम 3.7 और कॉपर के लिए चाहिए मिनिमम 4.8 एंड सिल्वर के लिए चाहिए मिनिमम 4.3। तो इससे ज़्यादा होगा। अगर 5 आ गया होता तो सबसे निकल जाते, पर अभी कितना है 3.1, तो केवल इन्हीं तीनों से निकलेगा। ठीक है, इजी था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत पूछते हैं। और ये केवल केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में भी बहुत पूछता है। हाँ फिजिक्स का भी पसंदीदा चैप्टर है ये। और फ्री क्या नंबर देकर जाता है ये, एडवांस तक में पूछता है ये। एडवांस में जिस साल मैंने एडवांस दिया था उस साल 3 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन इससे पूछे थे। काफ़ी अच्छा पेपर था वो ना, और बहुत ईजिली हो जाता है ये। तो ये आप लोग इस पर कमांड रखो। इसमें 2 ही 3 फार्मूला है। एक तो ये है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन ना, और ये चेक करना होता है बार बार कि वर्क फंक्शन जो है उससे ज़्यादा एनर्जी है कि नहीं है। तो ग्राफ देखते हैं, इसी से रिलेटेड ग्राफ है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा कि नहीं होगा मेटल से, वो देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ लाइट। तो एक समय आता है ना जब तक एनर्जी ऑफ लाइट जो है थ्रेशोल्ड के बराबर नहीं हो गई, मतलब वर्क फंक्शन के, तब तक वो काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं मिलेगा। पर उसके बाद, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, पर उसके बाद यहाँ तक मतलब ये थ्रेशोल्ड हो गई, ये मतलब वर्क फंक्शन है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वर्क फंक्शन एनर्जी की वैल्यू बढ़ाते जाओगे। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन तो एक कांस्टेंट चीज़ है, जैसे ही यहाँ पहुँचेगा इसकी वैल्यू तो रुक गई, पर इसकी बढ़ती गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की ना, फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिया, उसको एनर्जी पूछनी चाहिए थी। तो नंबर ऑफ, पहले तो जब तक इसकी फ्रीक्वेंसी लाइट की कम रहेगी तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। पर कुछ देर बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन इस फ्रीक्वेंसी से कम वेवलेंथ कम वर्क फंक्शन वाले होंगे वो निकल जाएंगे ना। उनके थ्रेशोल्ड से जैसे ही ज़्यादा हुई है फ्रीक्वेंसी उतने निकलने लगेंगे, पर वो एक ही संख्या में निकलेंगे। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मान लो जैसे एग्जांपल के लिए कि 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, और पाँचों के लिए इनकी फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की वो ज़्यादा हो गई किसके, जो इसके वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी थी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी। पाँचों एक साथ निकल जाएंगे, वो वेट थोड़ी ना करेंगे पहले एक निकलेगा 2 निकलेगा, पाँचों एक साथ, इसीलिए वो कांस्टेंट है। तो एक बार में ही सब निकल जाएंगे, एक बार में ही सब निकल जाएंगे। तीसरा देखते हैं, तो वो कांस्टेंट ही नंबर होंगे ना। एनर्जी होती
तो फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा फिर हमारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती। जैसे ये वाला ग्राफ था सेम होता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। सी वाला इसमें शायद इनकरेक्ट पूछा था ना, हाँ नॉट रिप्रेजेंट कह रहा। ये वाला देखते हैं, ये क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। कह रहा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अगर हम बढ़ाएंगे, जैसा कि भी हमने देखा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अगर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो रुक मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पहले तो जब तक थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचता, नहीं निकलते, जैसे ही थ्रेशोल्ड पर पहुंचता है उससे प्लस होता है, सारे एक साथ निकल जाते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके थ्रेशोल्ड को से ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंसी मिलेगी ना, तुरंत निकल जाएंगे सारे एक साथ। काइनेटिक एनर्जी देखो कुछ देर तक तो फ्रीक्वेंसी पर उसके बाद बढ़ना चाहिए था, जैसे ये एनर्जी वाला ग्राफ था, तो ये गलत हो गया। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ लाइट या जो बीम आ रही थी वो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है बढ़ गए। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती ना। एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फोटॉन लेगा और उससे जितनी एनर्जी उसको होगी उतने ही काइनेटिक एनर्जी से बढ़ेगा वो। ऐसा नहीं है कि 4 फोटॉन की एनर्जी ये ले लिए एक बार में एक ही फोटॉन लेता है, ठीक है। तो इसीलिए वो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, आप कितनी भी इंटेंसिटी ले लो। तो कौन सा क्वेश्चन सही हो गया, सी वाला, सॉरी कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी वाला। छठा देखते हैं हम लोग, अरे ये भी ग्राफ, वेरी गुड, ग्राफ के क्वेश्चन करो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं, टू द वेव पार्टिकल ड्यूअल मैटर का ही क्वेश्चन है, डी ब्रोगली। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट या प्रेजेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन दी वेवलेंथ एंड द मोमेंटम। तो अरे अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, वेवलेंथ इक्वल टू h/p होता है, मतलब जो वेवलेंथ होता है वो 1/p के प्रोपोर्शनल होता है ना, p के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कौन सा ग्राफ हो गया, लेमडा p, ये वाला मत गलत हो जाएगा, ये लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1/p है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। तो कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है, हाइपरबोला का ग्राफ, ठीक है। फिर आ गया अपना कैलकुलेशन का, कह रहा वेव फंक्शन, अरे कल मैंने बताया था ना वेव फंक्शन का, तो वेव फंक्शन जहाँ जीरो होगा ना वहाँ क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन होगा, और जहाँ ये जीरो नहीं होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो कह रहा नोडल प्लेन बताओ कहाँ है, चाहे रेडियल हो, चाहे टोटल हो, चाहे एंगुलर हो, पर नोडल प्लेन निकालने के लिए हमें वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, जीरो करनी पड़ेगी। और जैसे इसकी वैल्यू जीरो करेंगे, देखो ये तो एक कांस्टेंट है, ये भी, ये भी, तो हमें मिलेगा ये 2 माइनस r/a0 इक्वल टू 0। 2 इक्वल टू हो जाएगा r/a0 ना, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a0, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a0, डी वाला, ठीक है। कितना ईजी था ना, बस वर्क फंक्शन को क्या करना है, जीरो, जहाँ भी आपको दिखे कि नोडल प्लेन है तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो पुट करनी होती है। ये इक्वेशन देखने में बहुत बड़ा है ना, याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी पूछेगा बस आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है, या तो ये दिए रहेगा बस इसको जीरो करना होता है। कह रहा है आठवां क्वेश्चन, इफ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड पोजीशन इन अ मिनट पार्टिकल इन स्पेस आर 2.4 एंड इतना रिस्पेक्टिवली, कह रहा द मास ऑफ द पार्टिकल इन ग्राम बताओ। ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर आर इक्वल दैन h/4π ना, तो ये कंडीशन होती है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड पोजीशन, इसको वेलोसिटी में तोड़ो तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा पी, सॉरी डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4π। तो हम लोग एक कंडीशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m पूछा है ना, मास ऑफ द पार्टिकल, तो ये हो जाएगा h/4π इंटू h/4π इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। बस अब हमें वैल्यू पुट करनी है, तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा ना। क्या आंसर आ जाएगा वो देखेंगे, h की वैल्यू कितनी दी हुई है, वैसे तो आपको अपने मन से सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ना कैलकुलेटर होगा आपके पास और ना ही
आपके पास होगा टाइम, तो आपको खुद सॉल्व करके अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स कितना आया 2.4 इंटू 10 की पावर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 26 और 10 की पावर माइनस 7। सबकी यूनिट ऐसा ही है, यूनिट ज़रूर देख लिया करो। अब जो आंसर आएगा ये सॉल्व होकर वो आएगा केजी में, की वैल्यू 0.022 kg कितना आता है, ये आंसर आता है सॉल्व होकर 0.22 kg। इसको ग्राम में हमें पूछा है तो ग्राम में कितना जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने ग्राम हो जाएगा। तो चूँकि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था ये ना, नियरेस्ट इंटीजर, तो क्या हो जाएगा 22। इसमें तो आपको एग्जैक्ट सॉल्व करना होगा। हालांकि जो इनका नियरेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन होता है वो थोड़ा इजी होता है, बस सॉल्व करने में टफ होता है, आंसर निकालना टफ होता है क्योंकि एग्जैक्ट लाना होता है ना। पर ये रखते थोड़ा इजी हैं ताकि हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकें ना। पर ये एच की वैल्यू पुट करके और इतने बड़े बड़े नंबर पुट करके सॉल्व करना मतलब टफ हो जाता है। पर आप लोग तो आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ईजी है। जो नीट के बच्चे होते हैं वो रो देते हैं इतना सॉल्व करते करते ना, कुछ उसमें भी होते हैं जो सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो उनके लिए तो काफ़ी टफ है ना। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्या बोल रहा है, द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए न्यूट्रॉन will become equal when the velocity of the electron is x times of the velocity of the neutron। तो जो वेवलेंथ होता है वो h/p के बराबर होता है ना, मैं बार बार प्रोपोर्शनल साइन यूज़ कर लेता हूँ, h/p के बराबर होता है। और p क्या होता है, p होता है h/mv। और इसमें देखो क्या बोल रहा है कि वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन फिर बिकम इक्वल, वेवलेंथ इक्वल हो रहा है तो λ1 इक्वल टू λ2 है। और λ1 λ2 है क्या, h/m1, किसको 1 रख लूँ, इलेक्ट्रॉन को, MEVE इक्वल टू h/ क्या है MPVP, प्रोटॉन था न्यूट्रॉन था, तो MnVn। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि when the velocity of electron is x time, velocity of electron is x time velocity of neutron, ये दो रिलेशनशिप दी हुई है। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ x बताओ। अरे तो बहुत ईजी है यार, तो इसमें एच कैंसिल हो जाएगा, तो ME/mn इक्वल टू VN/VE, और VN रहने दो और VE की जगह XVN रख दो, तो ये कैंसिल होकर 1/x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, MN/ME ना। ठीक है, तो MN/ME, तो न्यूट्रॉन का वेट अपान इसका वेट, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो कहाँ सॉल्व करूँ मैं, आगे ही कर लेता हूँ। तो ये 1.6/3.1 इंटू 9.1 होता है, इंटू ये कितना था 10 की पावर -27/10 की पावर -31। ठीक है, तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 9.1 ही दिया है ना, तो पूरा तो डिवाइड कर सकते हैं अपन, तो 1 इसको 16 कर लेते हैं, इसको 91 कर लेते हैं ना, ऐसे इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, चलो इसको एक और दे दो, डायरेक्ट यहीं सॉल्व कर लेते हैं हम लोग ना, 3rd क्लास में हम लोग ये सब करते थे। तो 160 कर देंगे तो इसको 3 कर देंगे, हमें इजी हो जाएगा लगाना। तो ये पहले 1 जाएगा तो यहाँ आएगा 9, और 15 में से 9 गया, कितना आएगा 6, फिर 0, फिर पॉइंट, फिर 7, 7 1 कम 7, 7 9 63, तो ये कितना आ गया 3, 8 में से 3 गया 5, कट गया 0, फिर कितनी बार जाएगा 6 9 54, 5 बार जाएगा ना। और चूँकि इसमें इंटीजर पूछा है और 10 की पावर कुछ दिया नहीं है, इसीलिए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अपने पास 10 की पावर 3 है ना।
तो 5 एक कम 5, 5 9 45, ये कितना आ गया 5, और 12 में से 5 गया 7, ये कैंसिल, ये 0, और ये कितना आ जाएगा 7 8 8 9 72 ना, 9 9 81, 8 9 72, 8 एक कम 8, 8 9 72, तो ये कुछ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 और ये सब आएगा। कर ही लेते हैं एक और, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 में से 2 गया 2, 0, तो ये हाँ 2 ही आएगा, 2 या 3, 2 आएगा। तो हमें काउंट कितना करना है, बस 1.758 का इंटू उसमें 1000 कर देना है, चूँकि 10 की पावर 3 थी अपने पास, तो ये हो जाएगा 1758, ये आ जाएगा अपना आंसर इंटीजर टाइप का। तो थोड़ा टफ था ना 1758, थोड़ा टफ था कैलकुलेशन केवल, बाकी कुछ तो ये सारा इजी ही था। तो कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना, देख लो कोई गलती हो तो आप इन खुद सही कर लेना ना। 10th क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम एच एटम इज इतना, कितना 3.3 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, देन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट कंपेयर टू द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट्स एस्केप फ्रॉम द एटम इज इतना। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है जिसका वेवलेंथ इतना है, तो पहले इसकी एनर्जी निकालेंगे किससे, Hc/λ से ना। तो उसकी वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू शायद 13.6 ही आती है ना, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 13.6 कुछ, और ये SI यूनिट में सब कुछ है। तो ये आ गई एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी है जो इमिट हुई है, इतनी एनर्जी के लेकर वो काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, इतनी काइनेटिक एनर्जी लेकर वो निकला है ना। तो एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब कितना है डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन की, तो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की हम लोग निकालते हैं ना कि 1 से कहाँ चला जाए इनफाइनाइट, तो कितना आता है 13.6 ही आता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी तो 13.6 होगा, प्लस एब्जॉर्ब एनर्जी कितना होगा, एब्जॉर्ब एनर्जी ये होगा कि जितना आयनाइजेशन एनर्जी लिया वो आयनाइज होने में, और दूसरा कि जितनी एनर्जी के साथ वो निकला है, कितनी एनर्जी के 13.6, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27.2 डिवाइडेड बाई 13.6 इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। The longest wavelength of light that can be used for ionization of lithium atom in its ground state is x into 10 की पावर -8, the value of x। क्या longest wavelength बताओ लाइट की that can be used for the ionization of lithium। तो देखो पहली बात तो जो लोग ये लिथियम देखकर बोले होंगे कि ये तो H लाइक एटम्स तो है ही नहीं, क्योंकि ये हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, वो लोग भी सही हैं, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो भी हम लोग बात करते हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं करते जो हम लोग बाकी केमिस्ट्री में करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की परिभाषा क्या होती है, आयनाइजेशन इंथैल्पी जो बोलते हैं हम लोग, कि किसी भी गैसीय एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना वो आयनाइजेशन कहलाता है, जितनी एनर्जी उसको देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो वो अलग है, और जो हम यहाँ बोहर मॉडल में पढ़ते हैं वो आयनाइजेशन अलग है। तो जो लोग ये गलत मानकर नहीं कर रहे हैं वो भी ठीक है, पर नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंटीजर टाइप दिया है और उसमें देखो ये गिवन में दे दिया है ना। तो जहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया था वहाँ तो नहीं दिया था, पर मैंने अपने मन से दे दिया है, क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स नहीं है तो इसके लिए नहीं सॉल्व कर सकते, तो कर सकते हैं। तो चूँकि ये मीटर में दिया है वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीटर में दिया है, तो इसको एसआई यूनिट में चेंज करते हैं पहले इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को। तो 5.39 इंटू आयनाइजेशन एनर्जी 1.6, सॉरी इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे -19 जूल, तो ये कुछ आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा 8.624 इंटू 10 की पावर -19 इतना जूल। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 8.624 इंटू 10 की पावर -19, ये इतना आ गया। ये हमको क्या मिल गया आयनाइजेशन एनर्जी ना। पूछा क्या है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन बी यूज्ड फॉर द आयनाइजेशन ऑफ लिथियम एटम ना इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज इतना। तो ये तो हमें एनर्जी मिल गई, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे Hc/λ से।
तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, hc/e, और ई की वैल्यू हम लोगों ने निकाला ही है, और एच की वैल्यू यहाँ नहीं दी हुई है, पर एच की वैल्यू दी होनी चाहिए थी ना, पर हमें याद है ना एच की वैल्यू होती है 10⁻34 इंटू सी की वैल्यू होती है 3.3 इंटू 10⁸8, और अपना एनर्जी कितना आया है, ये 8.6 इंटू 10⁻, कुछ तो है 19। तो ये सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2.3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2.7 इंटू, ये सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2.3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। हमारा जो आंसर दिया हुआ है वो 10⁻8 में है, तो कोई नहीं, हम इसको 23 कर देंगे इंटू 10⁻8 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 23। तो ये भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप का। तो इसका आंसर कितना है, 23। तो वो बात याद रखना आप लोग कि जो गैसीय एटम होते हैं उनकी भी एनर्जी होती है, जो कि हम लोग डिफाइन करते हैं और अगर आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ये देखो, इसमें कैलकुलेशन है पर फार्मूला बेस्ड है 12th में। तो 12th देखते हैं हम लोग, बोहर एटॉमिक थ्योरी के अनुसार काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू Z²/n², बिल्कुल सही है ना, ए वाला सही है। बी क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी देखी ना, कोई भी एनर्जी हो वो -13.6 या +13.6 काइनेटिक एनर्जी होती है इंटू Z²/n², तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अभी हम लोगों ने इसीलिए ऊपर मैंने सब कुछ लिख दिया था, तो वो होता है 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n। तो हमें ये वेरिएबल देखना है Z/n, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो V इंटू एन क्या हो जाएगा, Z/n इंटू एन, तो एन से कट गया Z, तो ये Z को प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जबकि ये Z² दिया है तो ये गलत है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इतना, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इज इक्वल टू होती है फ्रीक्वेंसी होती है वो 2πr/n होती है ना, और इसको बोलते क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पर यूनिट टाइम ना, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो एक सेकेंड में, मतलब पर टाइम, मतलब पर सेकेंड कितना नंबर ऑफ ऑर्बिट्स वो फ्रीक्वेंसी वो मतलब रिवोल्यूशन कर रहा है ना, तो वही है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऐसे समझो कि वेलोसिटी को थोड़ा और हम तोड़ सकते हैं। वेलोसिटी क्या होती है कि डिस्टेंस कितना चला है पर सेकेंड, तो सेकेंड की जगह हम टाइम लिख लेते हैं, और अपान, और एक बार में कितना चल रहा है वो 2πr चल रहा है, तो 2πr एक बार में चल रहा है, और टोटल कितना चला इतना, तो पर सेकंड कितना चलेगा, इतना चलेगा, तो टोटल चला इतना, तो पर रिवोल्यूशन कितना आएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये टोटल कितना तय किया है डिस्टेंस, उससे नंबर कैसे निकलेगा, 2πr से, जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस निकाली है, डिस्टेंस अपॉन 2πr करेंगे, इससे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स निकलेगा, पर सेकंड के लिए टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यही वाला फार्मूला आ जाएगा, V/2πr। अब V क्या होता है, V हमने देखा है Z/n होता है, R क्या होता है, n² होता है, तो ये ऊपर नीचे होकर क्या कर लेंगे, Z²/n³, क्या यही दिया हुआ है, Z²/n³, बिल्कुल सही, तो C वाला सही है। कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, जो हम लोग ये वाला पढ़ते हैं, तो ये मत कर देना यहाँ Q1 Q2/r², ये गलत हो जाएगा। जो हम लोग जो हम लोग एटम के अंदर देखते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, KZe, मतलब न्यूक्लियस इंटू इलेक्ट्रॉन अपान r²। तो यहाँ क्या आ जाएगा, KE², ये कांस्टेंट हो गया, एंड Z/r²। अब इसको और तोड़ दो, Z/r² क्या होता है, n²/z, और इसका होल स्क्वायर, तो ये ओपन होकर क्या आएगा, Z ऊपर चला गया, Z³/n⁴। देखो क्या यही दिया हुआ है, Z³/n⁴। तो ACD कहाँ है, ACD थर्ड वाले में। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, हो सकता था कि इसका एक ऑप्शन पकड़ता और एक क्वेश्चन बना देता ना, ऐसे आपसे 4 क्वेश्चन बनवा दिए इसने। तो क्वेश्चन तो टफ है ही ना,
पर आपको अभी आगे एडवांस भी देना है तो उसके लिए तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, उसका एक ऑप्शन मात्र है। एडवांस में तो बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछता है ना, आप लोग टेस्ट दे रहे होगे, आपको पता होगा। ठीक है, जो लोग नीट वाले देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा टफ होगा, पर टाइम दो, 2-3 बार लगाओ, आपके लिए भी ईजी हो जाएगा वो। और आपको प्रैक्टिस करनी, क्योंकि आपका भी पिछले साल पेपर बहुत टफ आया था ना। 13th क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। अब इजी क्वेश्चन है आगे, तो रिवीडियम का देखते हैं हम लोग। जैसे Z=37 है तो इसको पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं इसको। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अभी 18 इलेक्ट्रॉन हुए, अब 4s आ जाएगा, फिर 3d आएगा। 3d में कितने डालने हैं पहले काउंट कर लो, ये कितने हो गए, 10 10 10 20, 3d 10 कर लो ना, 30 हो गए। फिर 4p आएगा, 4p में कितने जाएंगे, 3d 10, तो ये कितने हो गए, 40 हो गए क्या, 30 हो गए। और 3p पेन में 6 हो गए, 4p6 और 5s1। तो ये सही है कि नहीं एक बार देख लो। ठीक है, तो ये रुबिडियम का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसके बारे में क्या क्या पूछ रहा है बताओ। वैलेंस सेल कौन सा है, 5th वाला, तो 5s1 के लिए पूछ रहा है। क्या बताऊँ, n=5, l=0, m=0, s= कुछ भी रख लो, तो ए वाला ऑप्शन ना। एस के लिए एल क्या होता है, 0, अगर 0 है एल तो एम क्या होता है, -l से +1 प्लस एल, और -l से +l के बीच में 0 आता है, 0 के लिए तो 0 ही होगा ना।